तो कौन सा गाना आपका फेवरेट है? खैरियत बहुत प्यारा गाना है मेरे लिए। तो ये हमेशा एक रोमांटिक फिल्म रही है। लोग इसे सिर्फ पंप उखाड़ने वाला सीन कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो देख रहे थे फिल्म में तो वो कह रहे थे भाई इसमें पंजाबी है, ये तो पंजाबी फिल्म है, हिंदी फिल्म नहीं है, इसको डब करिए फिर से। देखिए अमरीश जी इज़ अ लेजेंड एंड ही विल ऑलवेज बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स वी हैड। उनके साथ कंपैरिजन किसी का करना आई डोंट थिंक वुड बी फेयर। हजारों लाखों लोगों ने मुझे मेल किए हैं, मैसेज किए हैं कि पिछली बार तो पंप उखा के फेंका, इस बार क्या फेंकने वाले हैं? सनीबाजी में क्या अंतर आ गया 20-22 साल में? मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे फोन कॉल्स आते थे पाकिस्तान से, अभी तुम- काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, फिल्म बनाओ क्योंकि मुझे 40 दिन में फिल्म कंप्लीट करनी है। पहले वेट करते थे। इफ यू मेक अ गुड सोलफुल कंटेंट फिल्म फॉर द मासेस, वो चलनी ही चलनी है। शक्तिमान जी आए तो मैंने कहा प्रसाद लो। प्रसाद सब कन्याओं वगैरह को जमाया, प्रसाद दे रहे थे तो शक्तिमान जी बोले मैं प्रसाद बाद में लेता हूँ, पहले आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। 400-500 लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट लिए, फाइनली उसमें से 10 लड़कियाँ हमने सेलेक्ट की। उन 10 में से एक अमीषा जी थी। देखिए अमरीश जी की भरपाई तो संसार में कोई नहीं कर सकता। अमरीश पुरी को तो मैं नहीं पूरा विश्व मिस करता है। जब मैंने मिथुन को साइन किया तो मिथुन का यही था कि आपने मुझे बहुत एक्साइटेड हुए। एक दफ़े जब पाकिस्तान की धरती पे कदम रखेगा तो ऑडियंस का एक अलग ही एड्रिनल लेवल हो जाएगा। तो पर्सनल लाइफ में और इस जीते कैरेक्टर में कितना समानता है आप दोनों में? ये पूरे सीक्वेंस में मैंने सुना कि एक जगह आपके पैर टूट गए थे, क्या हुआ था? एक्चुअली एक जगह नहीं, 2 जगह टूटे थे। ओके, क्या हुआ? मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं गदर 2 की टीम एंड तारा सिंह इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। सनी बाजी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। क्या बात है, गदर 2 देख रहा था, फोटो शूट चल रहे हैं, ट्रेलर पोस्टर आ चुका है, ट्रेलर की तैयारियां चल रही हैं। मतलब ये 22-23 साल में तो पूरी दुनिया हिल गई है, अलग हो चुकी है। इतना एक्साइटमेंट, तो क्या लग रहा है जितने ऑडियंस देख रही है इस समय कि वही तारा सिंह इस बार भी नजर आने वाला है कि कुछ चेंजेस आ गए इसमें? देखिए कितनी एक्साइटमेंट है या नहीं है उसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। हाँ ज़रूर ये कह सकता हूँ कि गदर जो फिल्म थी वो पब्लिक ने उसे गदर बनाया, हमने तो बना के पेश की थी। उसके बाद फिर उसका पार्ट 2 बनाना बहुत ही मुश्किल था। शर्मा जी लगे हुए थे, मैं हमेशा ना करता था। इस बार वो एक कहानी ले आए जो मुझे लगा गदर 2 के लिए सही रहेगी एंड हमने पिक्चर बना ली है। और उसी लगन से, उसी जोश से, उसी बिलीव से। कल मैं पूरी फिल्म देख रहा था, एक बार फिर से देखी मैंने, आज मैं आ रहा था आप लोगों से मिलने के लिए। मुझे बहुत सारे सीन्स ऐसे लगे कि ओ माय गॉड, ये पहली बार हुआ होगा उस ज़माने के हिसाब से। आपको क्या लगता है, आपके फेवरेट सीन्स कौन कौन से हैं गदर वाले? देखिए मैं कुछ फेवरेट या नॉन फेवरेट के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे लिए तो ये हमेशा एक रोमांटिक फिल्म रही है। लोग इसे सिर्फ पंप उखाड़ने वाला सीन कहते हैं बट मेरे लिए पिक्चर ही पूरी इन टोटलिटी इट वाज अ कंप्लीट फिल्म जिसमें पूरा रोमांस था, रिच पुअर सब चीज़ें थी, देश, 2 देश, बंटवारा। लेकिन कहानी बेसिकली जो भी पूरी चीज़ को जोड़ता था वो एक प्यार था, फिर एक परिवार था जिसके लिए आदमी, हर इंसान अपने परिवार के लिए खड़ा रहेगा। वो थी वो पिक्चर। जब अनिल शर्मा जी को कहानी मिल गई, शक्तिमान जी ने सुनाई पार्ट 2 की, जब आपके पास ले गए तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगी कि यार ये पार्ट 2 में, हाँ अनिल अब ये काम करना है शर्मा जी हमको, ये बड़ी कमाल? क्योंकि 20-22 साल तो आपको सुनाया गया, आपने देखिए कहानी की कोई बात नहीं होती, कहानी कहानी होती है। आपको कहानी पूरी अच्छी लगेगी तो है, एक बात अच्छी नहीं लगती। तो कहानी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा शर्मा जी विल गो अहेड विद इट एंड जी वॉज वेटिंग कि कहाँ कभी अच्छी कहानी मिले एंड जैसे ओके हुआ चारों तरफ से हम लोगों ने शुरू कर दिया। फिर आपको बताऊं तो कि आपसे ज़्यादा, अनिल शर्मा जी से ज़्यादा, जी से ज़्यादा हम लोगों को इच्छा थी कि आप पर्दे पर आएँ और इस गदर 2 लेकर आएँ। इतने साल वेट किया, इतना अनिल शर्मा जी को मैसेज, कॉल, फ़ोन पूरी दुनिया से आए। आपको भी आते होंगे? हाँ नहीं, ऑब्वियसली हर ख़ासकर आज का ज़माना जहाँ हर आदमी चाहता है कि जो एक कहानी देखी है, जो एक कैरेक्टर देखा है, वो उसे दोबारा देखना चाहते हैं। और कितनी फिल्में ऐसी हुई हैं, तो हर आदमी चाह रहा था कि गदर का भी एक
पार्ट 2 बने, वो तारा सिंह को फिर से देखना चाह रहे थे, लेकिन मेरा हमेशा यही था कि कहानी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहानी थी और तारा सिंह को फिर से मौका मिला, इस कैरेक्टर को फिर से एक कहानी मिल गई जहाँ से तारा सिंह अपने आप को फिर से लोगों के सामने पेश कर पाएगा अपने आप को। तो अगर मैं गदर 1 की बात करूँ तो आपका फेवरेट गाना कौन सा था जो दिल के बहुत करीब और आप कभी कभी गुनगुना देते हैं? आई थिंक गदर के सारे गाने बहुत अच्छे थे, कोई ऐसा गाना नहीं मैं कह सकता कि ये ज़्यादा अच्छा था या वो ज़्यादा अच्छा था। हर गाने की अपनी अपनी खूबसूरती थी, सिचुएशन के हिसाब से थे, कहानी को आगे लेके जाते थे। हाँ, मुझे इतना याद है कि उस वक्त जब मैं गदर के गाने लोगों को सुनाता था तो उनको बहुत पुराने लगते थे, और जब लग गई पिक्चर तो हर आदमी वही गाने गुनगुना रहा है। और मुझे इतना भी याद है उस वक्त जब गदर लगी थी तो डिस्ट्रीब्यूटर जो देख रहे थे फिल्में तो वो कह रहे थे भाई इसमें पंजाबी है, ये तो पंजाबी फिल्म है, ये हिंदी फिल्म नहीं है, इसको डब करिए फिर से। इसलिए मैं कह रहा हूँ गदर एक ऐसी फिल्म थी जिसे जैसे मैंने सुनी मुझे बहुत पसंद आई और हम लोग उसको लेकर गए आगे, और उसके बाद जब बन गई तो सब लोग उसे देखने के बाद डर के भाग गए। लेकिन जनता ने कहा कि बिकॉज कहानी पिक्चर बहुत अच्छी थी, उन्होंने फिर गदर बनाई, और वो गदर हमारे देश की सबसे मैक्सिमम व्यूड फिल्म है, मैक्सिमम आईबॉल्स, कोई भी फिल्म वहाँ तक अभी तक पहुँची नहीं है। उत्कर्ष बहुत छोटे थे जब आपके साथ पहले काम किए, इस बार तो एकदम यंग, मैं भी आपके लखनऊ में भी था और देख रहा था क्या काम किया आप दोनों ने। बिल्कुल उत्कर्ष के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा उनका प्रोसेस? आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेल बिहेव्ड बॉय, एंड एज एन एक्टर डेफिनेटली ही इज़ डन अ गुड जॉब, बहुत अच्छा है और सिंसियरिटी के साथ है। बट डेफिनेटली मैं जो देख रहा हूँ मेरे साथ जितने भी सीन्स किए हैं बहुत प्यारे किए हैं। आपके घर में सब एक्टर ही हैं मोटा मोटी देखा जाए तो डैड ने आपके, ये तो आपके हिसाब से क्या लगता है जितने जो एक्टर नए आ रहे हैं, ये जो पुराने एक्टर थे जिन्होंने आपको दिया, कोई 2 या 3 चीज़ें ऐसी बताइए जो एक्टर को होना बहुत ज़रूरी है लेकिन आजकल थोड़ा सा कमी पड़ रही है उन चीज़ों में? देखिए कोई चीज़ की कमी नहीं है, जो आजकल वही है जिस तरह से आज का यूथ सोचता है कि ये उनके लिए सही है वही कर रहे हैं। जब हम आए थे हमें लगा जो हमें सही है हमने किया, मे बी हमारे पेरेंट्स को वो अच्छा नहीं लगता होगा, तो इसके बारे में कहना वो हो जाता है। बिकॉज़ जैसे रफ्तार चल रही है, जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, तो जिस तरह से बच्चे जो इस माहौल के हैं वो उसी रफ्तार को पकड़ के उस तरह से चल रहे हैं। हमने तो पीछे का वक्त देखा हुआ है, सब वक्त देखे हुए हैं, तो हमें वो चीज़ें अलग लगती है बिकॉज़ हमने ये रफ्तार नहीं देखा था। अगर हम इस रफ्तार के साथ जुड़ जाएं तो हम भी वैसे ही आगे चलते रहेंगे। पर क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ एक चीज़ से नहीं होती, बिकॉज़ पूरा का पूरा सिस्टम ही वैसा है ना। तो आप एक चीज़ को पकड़ के नहीं कह सकते कि ये गलत है, ये सही नहीं, ये नहीं, पूरी चीज़ उस तरह से चल रही है। उत्तम सिंह का म्यूज़िक कमाल था, आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे, लेकिन गदर 2 के गाने मिथुन शर्मा ने बनाए हैं और मतलब मैंने तो पूरे 3-4 गाने अभी तक जो सुने हैं माइंड ब्लोइंग लग रहा है। आपके हिसाब से क्या बोलना चाहेंगे नए गानों के बारे में, नए गदर 2 के बारे में? बहुत ही प्यारे गाने हैं, वो फिल्म के साथ एकदम सही जा रहे हैं। और देखिए गाने हमेशा उस जैसे गदर के गाने थे वो जब हमारी पहली गदर थी, दे वेंट विद दैट पीरियड। हाँ, सही बात। तो पीरियड के साथ जाना बहुत ज़रूरी है, और पीरियड पर होकर भी वो उस वक्त के गाने थे। अभी जो गाने बने हैं वो भी उसी तरह से हैं, दे गो विद द पीरियड ऑफ 71 बट दे आर टुडेज सॉन्ग। तो हर आदमी रिलेट करता है। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, आजकल के ज़माने में गाने वैसे बन ही नहीं रहे हैं जिससे आदमी पुराने गानों को भूल जाए। और जो पुराने गाने हैं वो उनमें सब कुछ था, लिरिक्स थे, मेलोडी थी, डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, यू नो। सो वो इसलिए आज जब भी देखो, कहाँ भी देखो, जो भी शो होता है तो चाहे जो भी नया सिंगर है वो अपना गाना नहीं पुराना गाना गाता है। तो आपका फेवरेट कौन सा एरा था? 60s, 70s, 80s, 90s या 2000? आपका एरा कौन सा था जो आपको लगता है अनुराग मज़ा आता है सुनने में? आई थिंक आई लाइक द एरा ऑफ 70s, 60s में जो फिल्में बनी थी, फिर 70s में अच्छी थी, फिर 80 के बाद नौटंकी शुरू हो गया था। उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई।
बट उस वक्त का जो ज़माना था, आई थिंक वैसा ज़माना फिर से तो नहीं आएगा। आपके ऊपर फिल्माया गया कौन से 2 गाने ऐसे हैं जो कभी कभी गुनगुनाते हैं आप? मैं ऐसे तो कुछ इतना गुनगुनाता नहीं हूँ। मेरे पे फिल्माया गया है तो मुझे कोई गाना याद नहीं ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, कुछ तो याद आता होगा। आता। मैं निकला गड्डी लेके। जी, तो कौन सा गाना आपका फेवरेट है? खैरियत बहुत प्यारा गाना है। जब आप सुनोगे उसके अंदर सब कुछ है, मेलोडी अच्छी है, उसकी एक जर्नी है और वो कहानी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से जाता है। मेरे ख्याल से बहुत ही प्यारा गाना है। अधिकतर आप जब गाने सुनते हैं तो आप म्यूजिक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं या लिरिक्स पे? देखिए, सब चीज़ों का तालमेल अच्छा होता है तो सही बात बनती है ना। एक चीज़ तो हो तो दूसरी ना हो तो बात नहीं बनती। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितना सिंपल हो उतनी चीज़ें ज़्यादा प्यारी होती हैं। आजकल हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ऐसे शब्द ढूंढें, ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढें जो हम उसके अंदर डालें, पर बख्शी जी ने कभी ऐसा नहीं किया था और कितने और उस वक्त के राइटर्स ने कभी ऐसा नहीं किया। तो गदर 1 और गदर 2 के बीच में क्या फ़र्क और क्या समानताएं हैं? देखिए, दोनों अलग फिल्में हैं, कैरेक्टर्स और फैमिली सेम हैं और उसकी कंटिन्यूशन है गदर 2। तो इसलिए यही जो भी उसके आगे जाके रहेगा वो उसका अलग है। और सिमिलैरिटी बिकॉज वही फैमिली, वही उसी चीज़ की एक्सटेंशन है। वो 47 से लेकर 55 तक की थी, ये हमारी फिल्म 71 से है। तो ऑफ कोर्स आप लोग अमरीश जी को तो मिस करेंगे ही, तो नए कलाकारों में बताइए। देखिए, अमरीश जी इज़ अ लेजेंड एंड ही विल ऑलवेज बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स वी हैव हैड। उनके साथ कंपैरिजन किसी का करना आई डोंट थिंक वुड बी फेयर, बिकॉज वो थे और उनकी जगह कोई नहीं आ सकता। ऑफ कोर्स। पर डेफिनेटली मनीष है, ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब। जो उसका कैरेक्टर है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया है और हिज पर्सनालिटी एंड पर्सोना इज़ वेरी गुड एंड ही इज़ लिव द कैरेक्टर आई थिंक वेरी वेल, जो चाहिए फॉर एन एक्टर टू डू। पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप इतने शांत स्वभाव के इंसान हैं, टेक्नोलॉजी में बिल्कुल बिलीव करते हैं और आप एकदम सोबर हैं, लेकिन जब एक्शन जब पर्दे पर आते हैं तो मतलब ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? जब आई थिंक एज एन एक्टर आपके अंदर सब चीज़ें होनी चाहिए और तभी दैट्स वाई मैं एक्टर बना। मैं स्टार बनने के लिए एक्टर नहीं बना, मैं एक्टर बना बिकॉज मैं एक्टिंग करना चाहता था। फिर आपकी पिक्चर अच्छी होती हैं, चलती हैं, तो वो आपको स्टार बना देती हैं। लेकिन मैं हमेशा कहानी ढूंढता हूँ जिसके अंदर मुझे एज ए एक्टर कुछ करने को मिले और मेरा तरीका ये है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। रवि जी ने और टीनू ने इसमें फाइट सीक्वेंस हैं और पुरानी फिल्में भी हैं, टीनू ने बहुत सारे सीक्वेंस थे, तो क्या डिफरेंस है इस बार? खूब जम के होने वाला है कि नॉर्मल एक कहानी के हिसाब से चलेगा? देखिए, जैसे उस गदर में जो कहानी के अंदर जिस तरह से जो सिचुएशंस आते हैं इमोशंस के वक्त, जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो एक्शन आया है। इस फिल्म में भी जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ मारधाड़ की ज़रूरत है और जहाँ पर वो चीज़ होती है उस वक्त वो चीज़ें आई हैं एंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रही हैं। आज के जो नए टेक्नीशियंस हैं उन्होंने उसे आज के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि लोग एंजॉय करेंगे। उनकी जब कहानी सुनते हैं तब मज़ा आता है, जब शूट करते हैं तब मज़ा आता है, ये जब पर्दे पे लगती है पिक्चर तब मज़ा आता है, या तो जब लोग तारीफ़ करते हैं कि यार क्या काम किया तब मज़ा आता है? आई थिंक जब लोग तारीफ़ करते हैं तभी अच्छा लगता है, बिकॉज खुद जब अपनी पिक्चर तो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ और जब देखता हूँ तो मुझे काफ़ी खामियाँ दिखती हैं, तो मैं हमेशा अपनी फिल्मों से ज़रा दूर ही रहता हूँ। लगने के बाद किसी ने कहता है अच्छा, तो फिर मैं देखता हूँ चलो पास हो चुकी है देख लो। इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं, अभी कोई ऐसा रह गया कैरेक्टर कि यार ये काम अभी ये कैरेक्टर है जो मैं करना चाहता हूँ? देखिए, कैरेक्टर्स तो हम ज़िंदगी से उठाते हैं जो और ज़िंदगी में बिलियंस ऑफ लोग हैं, हर आदमी का अपना एक कैरेक्टर है। तो कौन सा कैरेक्टर कहाँ से हम किसको पकड़ेंगे, कब क्या कहानी आएगी और वो निभाने का मौका मिलेगा, बिकॉज इमोशंस सबके पास वही होते हैं, वही पेन, वही सौरो, वही प्यार और वही गुस्सा, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है, तो कैरेक्टर बदल जाते हैं। हज़ारों लाखों लोगों ने मुझे मेल किए हैं, मैसेज किए हैं कि पिछली बार तो बम उठा के फेंका, इस बार क्या फेंकने वाले हैं? हर जुबान पे एक ही बात है।
हाँ, वो चाहते हैं कि मैं फिर से कुछ उस तरह की चीज़ करूं, लेकिन उस पिक्चर में जो भी मैंने किया था वो पिक्चर की रिक्वायरमेंट थी, वो कैरेक्टर को उस वक्त वो करना बहुत ज़रूरी था। इस फिल्म में भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कैरेक्टर को कुछ करना पड़ता है, और वो तारा सिंह है, तो और तारा सिंह हमेशा तारा सिंह ही रहेगा, कभी डरेगा नहीं, सच्चा आदमी है, प्यारा आदमी है और इंसानियत वाला आदमी है। किसी से वो नहीं है कि तुम कौन मैं कौन। हाँ, जब बात सही गलत की आती है तो फिर वो पीछे नहीं हटता। होना वैसे ही चाहिए, सच्चाई के साथ जितना आप चल सकते हो, और चलना ही सच्चाई के साथ चाहिए। मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सकीना अपने आप में एक ऐसा करेक्टर है जिसकी मैं हमेशा तारीफ करता हूं, चाहे रेडियो में हो चाहे किसी शो में हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि वो कैरेक्टर वो सिर्फ अमीषा के लिए बना था। अमीषा, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। एंड आई थिंक ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे सकीना का किरदार करने मिला। पर आपके सिवा तो कोई कर भी नहीं सकता था। अच्छा, आप बताइए, दूर दूर से सोचिए कौन कर सकता था इस किरदार को आपके सिवाय? सोचो ना। वेल, आई एम एन एक्टर, मैं बहुत ग्रीडी हूँ, ये मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई और करेगा। अभी आप मधुबाला मीना कुमारी को रिप्लेस कर सकते थे। कभी कितना अंतर आ गया है अनिल शर्मा जी में, क्योंकि 20 साल पहले की फिल्म बनाना और अभी फिल्म बनाने में डिफरेंस आया है कि वही है? वही है, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। पैशनेट डायरेक्टर है, उतने ही डिसऑर्गेनाइज्ड है जैसे पहले होते थे। उतना ही उनको हाथ, मतलब उनका पूरा हाथ ट्विस्ट कर करके काम हम लोग करते हैं, लेकिन वही गदर की फील आती है, यू नो। सनी बाजी में क्या अंतर आ गया 20-22 साल में? कुछ नहीं, सनी देओल में कुछ एज सुपर्ब, एवरीवन इज द सेम एक्चुअली। जैसे थे हर, everyone is physically and mentally frozen in time, and they have all grown in their minds to make a better film in many ways. But सबको I think गदर एक ऐसी फिल्म है जो खून खून रगों में दौड़ती है हमारे सब में, चाहे वो अनिल जी हो, चाहे जी हमारे प्रोड्यूसर्स हो, मैं हूँ, सनी है, मतलब गदर इज आज वी आर गदर। तो इन 20-22 सालों में सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट गदर फिल्म के लिए आपको किसने दिया और क्या दिया? सबसे बढ़िया तो हिंदुस्तानी लोग तो पागल हुए थे फिल्म के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे फ़ोन कॉल्स आते थे पाकिस्तान से, अच्छा, और उन्होंने अपनी पोतियों का नाम सकीना रख दिया, टेकिंग दैट इट वाज अ इंडिया पाकिस्तान फिल्म, बट गदर एक यूनिवर्सली लव्ड फिल्म है, एंड सबके दिल में रहने वाली फिल्म। और तारा सिंह, अशरफ अली भी हो, अमरीश पुरी जी का किरदार, सकीना का किरदार, विवेक शौक जी का जो दरमियान सिंह लेकर जो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, सब कैरेक्टर, सब किरदार इतने प्यारे थे कि कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी पहचान उन कैरेक्टर्स में देखी और दिल में बसा लिया उन कैरेक्टर्स को। तो सबसे बड़ी बात, अनिल शर्मा जी ने जब आपको स्टोरी सुनाई थी तो क्या थी कहानी? क्या वन लाइनर क्या बोला आपको कि देखो एक फिल्म है? अच्छा, अनिल शर्मा जी जानते थे कि मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स एंड आई एम अ बुक होम। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली रेफरेंस दिया था कि अमीषा जी, क्या आपने ये किताब पढ़ी है खुशवंत सिंह जी की ट्रेन टू पाकिस्तान? एंड आई सेड येस, इन फैक्ट अनिल जी आई जस्ट फिनिश रीडिंग इट 2 महीने पहले। ही सिंह, बस हमारा एक उसमें से एक सीड निकल आ गया है। So understand, and I had loved Train to Pakistan. I had loved that book of Khushwant Singh ji. It had made me cry, and I said, irony of life देखो, 2 महीने पहले मैं उस किताब को अपने शेल्फ पे ख़त्म करके रख दिया था मैंने, और now I was actually the premise of the film was somehow related to that, you know. तो मैं समझ गई कि ये, and then जब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के हो, तो मुझे बस वो उमराव जान, मुगल आज़म, पाकिज़ा, मैं तो वही दुनिया में खोई रहती थी। तो मैंने कहा आई वॉन्ट टू प्ले दिस कैरेक्टर, यू नो, बिकॉज देयर इज सो मच ब्यूटी एंड प्योरिटी इन हर। सो दैट वाज, आई जस्ट लव्ड दिस, द वन लाइन वाज बेसिकली दैट ट्रेन टू पाकिस्तान प्रेमाइस। तो कौन सा सीन आपको फर्स्ट पार्ट का बहुत कमाल लगता है कि अनुराग ये सीन तो मैं 10 बार देख सकती हूँ? 2 सीन है। वन इज़ विद अमरीश पुरी जी, जो ऑलमोस्ट मेरा पहला दिन का शूटिंग था फॉर गदर। सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म में आता है व्हेन आई एम मैरिड, व्हेन आई हैव अ चाइल्ड, और जब अमरीश जी मुझे लेके जाते हैं पाकिस्तान,
एंड आई गेट टू नो कि वीज़ा पे दस्तखत उन्होंने नहीं किए एंड इट वाज अ प्लॉट एंड आई लुक एट हिम एंड से वो हमें लेने ज़रूर आएंगे, आज नहीं तो कल वो इन होठों को पुकारेंगे, इन आँखों को ढूंढेंगे, मैं उनका इंतज़ार करूँगी, उनका इंतज़ार। वो सीन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। एंड दूसरा सीन जो था जब फोर्सफुली मेरा निकाह करवाया जा रहा है एंड मैं दरवाज़ा बैंग करके खुलेआम आ जाती हूँ शादी की महफिल में एंड सनी और मेरा बेटा आ रहे हैं एंड मैं गाना स्टार्ट करती हूँ एंड दे टर्न बैक एंड द होल फैमिली यूनाइट्स। फॉर मी वो सीन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, you know, and it was very beautiful. That whole unity of Tara, Sakina and the son and back together. And it was कि एक family की fight against the entire Pakistan. It was the symbol. So that for me is Gadar. तो उसमें फेवरेट गाना बताइए, 2 गाने जो आपके फेवरेट है पुराने में, गदर में। उर्जा काले कावा जो हर एक इम्पोर्टेंट ओकेजन पे आते रहता है। नहीं, पर वो तो थोड़ा सा गुनगुनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वो सनी पाजी गाया, वो भी तुम काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। और ऑफ कोर्स मैं निकला गड्डी लेके तो सबके ज़ुबान पे है उर्जा काले कावा, इसलिए क्योंकि हर एक इम्पोर्टेंट फिल्म के मोमेंट पे डिफरेंट वर्जन्स आते हैं एंड इट इज़ द सोल। जैसे टाइटैनिक का थीम था, उर्जा काले कावा इज़ द थीम ऑफ गदर। 20 साल की प्रोसेस में बहुत अंतर आ गया ना फिल्मों के प्रोसेस में हैं। पहले जैसा आपने कहा कि थोड़ा अनिल जी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, वो तो क्रिएटिव आदमी रहते ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 20 सालों में आपको इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस आ गया? वेल सोलफुल फिल्में कम बन रहे हैं और प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं कि चलो ये हीरो के डेट मिल गए, इसमें कोई मैच करके किसी भी हीरोइन को ले लो और फिल्म बनाओ, क्योंकि मुझे 40 दिन में फिल्म कंप्लीट करनी है। पहले वेट करते थे कि इन दिस कैरेक्टर वी ओनली सी XYZ हीरो हीरोइन कैरेक्टर एक्टर कॉमेडियन विलन, हर एक के लिए गाने जो होते थे आइटम सॉन्ग नहीं सिर्फ होते थे, इट यूज्ड टू बी विद द सिचुएशन। लिरिक्स स्पेशली गाने सिचुएशन के हिसाब से लिखे जाते थे। अब बस वो चलाना है रेडियो पे, वो चलाना है प्रोमोस, तो कुछ भी गाना डाल दो, इसलिए एवरग्रीन म्यूज़िक नहीं बनता। वो बहुत फ़र्क है। और yes, technically of course films have improved. You have better VFX, you have better cameras, you have better equipment. पहले हम Kodak पे फिल्म करते थे, अब डिजिटल पे, so you don't need to waste that much film. पहले हम लोग शॉट देते थे, कमाल का शॉट हुआ करता था, सडनली DOP बोलेगा अरे रील ख़त्म हो गया। I know. And then to recreate that shot again would be difficult. But now because of digital you can go on and on and on and on. वो रील का प्रॉब्लम नहीं, वो कैन्स में जाके वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम, कभी रील्स घूम गए, कभी ख़राब हो गए। So of course technically film making has improved. Audience doesn't have patience. तो जहाँ 3 घंटे की फिल्म बनती थी अभी 2 घंटे की बनती है। सॉन्ग्स ड्यूरेशंस जहाँ हम 6-10 दिन की शूटिंग करते थे एक गाने के लिए, अभी 2 दिन 3 दिन ख़त्म हो जाता है गाना, ड्यूरेशन कम हो गई। बट एक चीज़ कांस्टेंट है, इफ़ यू मेक अ गुड सोलफुल कंटेंट फिल्म फॉर द मासेस, वो चलनी ही चलनी है। दैट कैन नॉट चेंज। आप कितना भी शोर शराबा डाल दो, कितने भी बड़े सेट्स डाल दो, कॉस्ट्यूम्स ग्लैमरस कर दो, अगर आपकी फिल्म सुपरफिशियल है, फ्राइडे सैटरडे संडे लग जाएगा, विच इज़ द गेम नाउ फॉर फ्राइडे सैटरडे। थिएटर्स भी नंबर्स इंक्रीज हो गए, पर वो कहानी मेमोरेबल नहीं हो जाएगी, वो फिल्म मेमोरेबल नहीं होती। अब क्या लगता है पुराने जन्म में आप क्या थी? राजकुमारी शायद, है ना? शायद कहाँ की रही होंगी? या तो इंग्लैंड की, अच्छा, हाँ। कहीं यूरोपियन जगह की, या तो फिर मुगल एम्पायर की, इसलिए सकीना। बात तो है, अदा भी है, हाँ, खलूसियत भी है, प्यार भी है, आंखों में नजर भी वही है, ये बात तो सही है। कौन सा करेक्टर बच गया जो करना है तुमको? बात अलग है, हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन नहीं, आई हैव लॉट ऑफ कैरेक्टर्स। आई वांट टू प्ले अ डिटेक्टिव, आई वांट टू प्ले अ कॉप, आई वांट टू प्ले अ बैड गर्ल। प्रॉब्लम क्या है, जब भी मुझे नेगेटिव रोल कोई देता नहीं, बोलते कि नहीं चेहरा बहुत मासूम है, लेकिन यही तो है। एंड में अगर आप अमीषा पटेल को नेगेटिव कर दो और ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा कि ये नेगेटिव हो भी सकती है, दैट विल बी अ गुड प्लॉट। आप हो नेगेटिव हो पर्सनल लाइफ में, यानी नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है, नहीं तो मजा ही कुछ और है। थोड़ी सी नार्सिसिस्ट नहीं नहीं नहीं, नहीं आता ही नहीं करने वो।
मैं ऑनेस्ट हूँ, जो दिखता है वही हूँ मैं। व्हाट यू सी इज वो तो व्हाट आपके यू दोस्तों से पूछना पड़ेगा, वो ज़्यादा पूछ लो, बताएंगे। सबको मालूम है। ऐसा जेलसी आती है आपको मन में? जेलसी फॉर द गुड, ऑफ कोर्स आई एम ह्यूमन, ऑफ कोर्स आती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है कि दैट वाज डिजर्विंग फॉर मी, और आई शुड बी यू नो देयर इन दैट प्लेस, और ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ या क्यों हुआ, तो होती है, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे कि मैं किसी से कुछ छीन लूँ। आई एम अ ह्यूमन पर्सन, तो आई हैव माई डाउन्स, आई एम नॉट यू नो नॉट गॉड एट ऑल, सो यू नो हमारे में ह्यूमन इमोशंस होती है, तो जेलसी, you feel lack of confidence, you feel low, but then you feel very happy also. I feel very jealous when I see good character roles. Like I see the kind of roles Julia Roberts does, and you know Meg Ryan has done, and I feel that kind of cinema needs to be made. You know, I really have loved Mughal Azam. I've loved Pakiza, Umrao Jan. I have really loved Rani Mukherjee's character in Hum Tum, Kajol's character in Dilwale Dulhania. I think that was very. I'm saying जो मेरे पे सूट हो सकता था. लेकिन मुझे आई वुड लव टू प्ले अ लेडी कॉप, आई लव्ड ऐश्वर्या's रोल इन जोधा अकबर, आई वुड लव टू प्ले अ प्रिंसेस यू नो ऑफ द राजपूत ईरा और मुगल ईरा, एंड या आई लव पीरियड फिल्म, सो यू नो आई लव। कौन सा कैरेक्टर बिल्कुल नहीं कर सकती हैं आप? ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है मैं दो दिल और जान ना दे के अटेम्प्ट करूँ, फिर वो तो ऑडियंस पे डिपेंड है whether they accept me or not. I don't know what I cannot do yet. Because as an actor you always feel challenged कि मुझे ऐसा कुछ दो जो मैंने किया नहीं है. I want to attempt it. How successfully I do it वो तो मुझे पता नहीं. तो सकीना और अमीषा पटेल में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंस? बहुत इमोशनल है, बहुत पढ़ी लिखी है, कॉमन है। सकीना पॉलिटिकल बैकग्राउंड की थी, मैं भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मेरे दादाजी बैरिस्टर रजनी पटेल वाज इंदिरा गांधी जी's राइट हैंड एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट, सो ही वाज जवाहरलाल नेहरू's blue-eyed boy, so I come from a political background, and she also went away to study. मैं भी अमेरिका चली गई, हॉस्टल में पढ़ लिख के आई थी, and she's very loyal and brave, and I'm also वो जो भी anything any hurdle in life of सकीना के सामने डाल दो तो वो उसको I mean with strength she will face it, and I'm that kind of girl in real life also. इन फ्यूचर में कभी मौका मिले तो पॉलिटिक्स में जाएंगी? कहाँ जाऊँगी? पॉलिटिक्स में लोग कहते तो है कि जाना चाहिए, बट आई डोंट नो इफ आई एम कट आउट फॉर इट येट. मैं बहुत नाजुक दिल की हूँ, तो आई डोंट नो. नहीं मतलब खानदान की परंपरा चली आ रही है, वही इसलिए तो लोग बोल रहे हैं कि यू हैव टू जॉइन. मुझे बहुत ऑफर्स आते रहते फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज ऑल द टाइम कि यू नीड टू, दादाजी की लेगेसी को कौन आगे लेके जाएंगे, बट फिलहाल मैं सकीना बन के खुश हूँ. आपकी जिंदगी में 22 साल में क्या डिफरेंस आ गया? जब गदर 1 बन रही थी, गदर 2 बन रही थी. बहुत उतार चढ़ाव आए लाइफ में, बहुत लोग जुड़ गए, बहुत लोगों से मैं हट गई, बहुत ऐसी चीज़ें आई, इंडस्ट्री के बहुत पहलू दिखने मिले, लेकिन लाइफ को बहुत अच्छी तरह से समझ गई मैं मेरे हिसाब से, फॉर माई लिविंग, फॉर माई एवरीडे, एंड बहुत से अच्छे दोस्त भी बन गए, एक लाइफ का हिस्सा भी बन गए हु आई कैन नॉट लिव विदाउट, एंड बहुत अच्छे लोग भी मिले, लोगों के बहुत असली चेहरे भी देखने मिले, गुड एंड बैड. सो एक जर्नी है. आई थिंक आई मैच्योर्ड. आई वाज अ स्कूल कॉलेज गर्ल जब गदर 1 की थी, एंड यू नो आई थिंक आई हैव लर्नड, लाइफ हैज टॉट मी. अच्छा, इसका क्या राज है, इतनी फिटनेस का क्या राज है? हाँ बोलो ना, बोलो ना. बोलो, बस बोलो. जैसे सब करते हैं. अरे नहीं, मैं आपका इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ, ऐसा क्या बात कर रही हैं आप? एक जेनेटिकली ब्लेस होना भी बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने कहा, सनी इज़ द रोल्स रॉयस ऑफ ऑल द हीरोज, सो मेंटेनेंस भी इम्पोर्टेंट है. नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो ड्रग्स, clean eating, good thoughts, happy thoughts. I think you are as rich as what you eat, what you take in. Reading good books, watching good things on TV, being surrounded by good people, because that really makes your persona enriched, and good life experiences. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे, और गदर 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 चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है. अगर गदर 1 की बात करूं और गदर 2 की बात करूं तो बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं. तो इस समय मेरे साथ में मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनिल शर्मा जी मौजूद हैं. कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो पूरी तरह से. बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब. थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, थोड़ा बहुत राइटर भी हूँ, सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही नहीं हूँ. अरे देखिए, लोग अप्रोच करने लगेंगे, मैं चाहता हूँ कि राइटरों की दुकान चलती रहे. थोड़ी बहुत मेरी भी चले, ऐसा नहीं है. अच्छा. अनिल जी, राइटिंग के बारे में देखा जाए तो गदर 1 की कोई बराबरी कर ही नहीं सकता. कल रात को मैं फिल्म देख रहा था, और मतलब अल्टीमेट फिल्म थी. एक एक सीन देख लिया जाए,
मतलब आप जिस तरह से दिखाया कि वो जब सकीना के गहने निकालती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो पहले में और इसमें क्या डिफरेंस आ गया है इन 22-23 सालों में राइटिंग देखिए, में? सबसे पहले तो राइटिंग की मैं बात करूं तो शक्तिमान जी बहुत ही जहनी और बहुत ही अच्छे राइटर हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया गदर 1 लिखी थी और गदर 2 भी उसके ऊपर एक चांद और लगाने की कोशिश की है। और डेफिनेटली 20-22 साल में आदमी थोड़ा ग्रो होता है, लेकिन जहाँ तक गदर 2 की बात है तो गदर 2 एक्चुअली गदर 1 का ही एक्सटेंशन है। तारा, सकीना और जीते के किरदार कैसे अपनी लाइफ में 15, 17, 18 साल के बाद कहाँ पहुँचे हैं, उनकी यात्रा कहाँ तक हुई है, वो है गदर 2। क्योंकि 1954 में गदर 1 ख़त्म हुई थी, जब तारा अपने बच्चे को लेकर, जीते को लेकर और अपनी बीवी सकीना को लेकर हिंदुस्तान पहुंचता है। और उसके बाद उनका जीवन कैसे रहा, पाकिस्तान में क्या हुआ उसके बाद, हिंदुस्तान में क्या हुआ उसके बाद, और 17 साल के बाद गदर शुरू हो रही है, गदर 2 की यात्रा शुरू हो रही है। इसीलिए हमने कहा है गदर 2 द कथा कंटिन्यूज। और समानता असमानताओं की बात यह है कि सबसे बड़ी समानता ये है कि वही किरदार, वही करैक्टर जिन्होंने पहला पार्ट प्ले किया था, तारा सिंह प्ले किया था सनी देओल साहब ने, तो वही सनी सर प्ले कर रहे हैं। सकीना प्ले की थी अमीषा पटेल जी ने, तो वही सकीना प्ले कर रहे हैं। और शायद ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि जिसने बच्चा प्ले किया, उत्कर्ष जीते का जो किरदार प्ले किया, वही बड़ा होने के बाद इत्तेफाक से बच्चा भी बड़ा हो गया और वही बच्चा उत्कर्ष जो है वो जीते प्ले बड़े होके कर रहा है। तो ये तो समानताएं हैं। और असमानताओं की बात करें तो भाई, क्योंकि आगे की कहानी है, वो पिछली कहानी तो है नहीं, तो आगे की कहानी में जो नयापन है, आगे की कहानी में जो घटनाएं हैं, उस सारी नई है, सारी इतिहास, सारा किस्सा नया है, तो वो असमानता है। हाँ, लेकिन पहली फिल्म के ग्लिम्स आते रहते हैं, पहली फिल्म के म्यूज़िक आते रहते हैं, क्योंकि किरदार वही हैं, करैक्टर वही हैं। तो अतीत हमेशा हमारे आपके सबके जीवन में हमारा अतीत हमारे संग चलता है। हम कितना भी आगे चले, लेकिन अतीत के लम्हे हमारे संग संग चलते रहते हैं, क्योंकि हम वही हैं। तो ऐसे ही तारा, सकीना, जीते वही हैं, तो उनका अतीत भी थोड़ा थोड़ा संग साथ में चलता है। कहाँ से बीच पॉइंट कहाँ से आया? शक्तिमान जी ने बोला, आपने बोला कि यार कुछ करते हैं? ऐसा हम दोनों में डिस्कशन चलते रहते थे। अब मुझसे आया, उनसे आया, ये महत्वपूर्ण नहीं आया, ये महत्वपूर्ण है। अभी हुआ क्या था, पर आपको कौन सा पॉइंट ऐसा लगा कि यार मैं वही बता रहा हूँ। हुआ क्या था कि उस दिन नवरात्रि की हमारे घर में पूजा होती है हमेशा, पंडित आते हैं मथुरा से और काफ़ी कुछ होता है, आप भी जानते हैं। तो उस दिन हवन करके हम उठे थे, शक्तिमान जी आए, तो मैंने कहा प्रसाद लो। प्रसाद सब कन्याओं वगैरह को जमाया, प्रसाद दे रहे थे, तो शक्तिमान जी बोले मैं प्रसाद बाद में लेता हूँ, पहले आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने कहा चलो प्रसाद लेके अंदर चलते हैं। तो हम लोग अंदर कमरे में गए और हम लोग प्रसाद खा रहे थे नवरात्रि का, 9वीं का। तो शक्तिमान जी ने बोला मेरे पास गदर 2 का एक आइडिया आ गया है। तो मैंने कहा सुनाइए। और शक्तिमान एक ऐसा व्यक्ति है, वो अगर कुछ बोलेगा आ गया है तो वो 100 दफ़े सोच के बोलेगा, वो बोलेगा ही नहीं। बराबर। वो उस आदमी की प्रॉब्लम यही है कि वो आदमी अच्छा और सच्चा बहुत है, समझे ना। बहुत बढ़िया। तो वो बोलेंगे ही नहीं शक्तिमान जी। तो शक्तिमान जी बोले, मैं सोचा आज ये बोल रहे हैं तो मतलब कुछ है। मैंने कहा सुनाइए। पर मैंने कहा क्या आया होगा यार, समझ नहीं आ रहा है। मैं खाता रहा, फिर भी मन में था कि कुछ आया है, उम्मीद थी, इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि ये हो जाए। तो उन्होंने सुनाना शुरू किया, फादर एंड सन के रिलेशनशिप और सकीना तारा के रिलेशनशिप, बच्चे बड़े ग्रो हुए, क्या घटा। और जैसे ही उन्होंने मुझे कथा सुनानी शुरू की, मैं पलंग पे बैठ के, हम लोग खा रहे थे, मैं पलंग से उठ पड़ा। ऐसी पहली गदर में भी हुआ था। वो मैं ऊपर अपने बेडरूम में था जब कथा सुनाई थी उन्होंने, वहाँ उस वक्त भी मैं उठ पड़ा और मैं टहलने लगा कमरे में, या मैं मेरे सिटिंग रूम में था नीचे के फ्लोर पे। तो मैं उठ के खड़ा हो गया और टहलने लगा। और 1-2 मेरे प्रश्न आए। बोले अभी तो थॉट आया है और ये प्रश्न हो जाएंगे, मेरे मन में कुछ चीज़ें आई, ऐसा करे। बोला हाँ ऐसा कर ले। मैं एकदम, मैंने कहा सर कुछ बात तो बन रही है। बाहर आया, मैंने इकट्ठा किया फैमिली को, तो ऊपर के फ्लोर पे गया। मैंने कहा सुनो, एक गदर 2 की कथा आई है, सबको सुनाई। जैसे ही मैं कथा सुनाता था, सबकी आंखें नम हो जाती थी और उसी क्षण में हो गया कि डन। तो बस गदर 2 की कथा आई, सनी सर को सुनाई, फिर जी में सुनाई, फिर पुनीत गोयनका जी को सुनाई, और बस मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर
लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और गदर 2 बनती गई, बस ऐसे ही है। क्या नरेशन था जब सनी देओल के पास में गए, क्या बोला आपने उन्हें? जिस तरह से आपने बताया कि कहानी कैसे कंसीव हुई, उसी नहीं, तरह सनी और जो अमीषा जी को बताया तो क्या बोला? नहीं, ऐसा हुआ जब मैं सनी सर के पास गया तो उन दोनों वो इलेक्शन में लगे हुए थे, अपने इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। तो मैंने आइडिया दिया, वो एकदम पॉलिटिकल माहौल में बैठे हुए थे। अच्छा, अभी पॉलिटिकल माहौल इन द सेंस अभी शुरू हो रहा था, अभी तो जाना था उनको। अच्छा, जाना था उनको। और तब की बात है, आज 4 साल 3 साढ़े 3 4 साल पुरानी बात। तो मैंने जैसे आइडिया दिया तो एकदम उनको टच कर गया आइडिया। मुझे उनकी आंखों से दिख जाता है सनी सर की, और जो नोट पे हमें चाहिए था वो नोट पे उनकी आंखें नम हो गई। तो बोले ठीक है शर्मा जी, इसे तैयार करो। फिर हमने जी में सुनाया और उन्होंने हाथ मिलाया, मुझसे कहा कि बस गदर 1 जैसी फिल्म बनाना और बिल्कुल कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और फिर हम अमीषा जी के पास गए, अमीषा जी को सुनाया, अमीषा जी को भी बहुत अच्छा लगा और वो भी चाहती थी कि गदर 2 बने। मुझसे कई दफ़े बातें होती थी उनसे। सकीना के किरदार से उन्हें बहुत ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा प्यार है और लोग आज भी उनको सकीना के नाम से ही बात करते हैं, जानते हैं। तो उनको भी अच्छा लगा और बस हो गया। अमीषा इस फिल्म में आई कैसे? इतना इनोसेंट फेस उस ज़माने में और अभी भी मैं तो कहता हूँ मिल ही नहीं सकता है। इतना इनोसेंट फेस, बोलने का तरीका, तहजीब, वो मतलब कैरेक्टराइजेशन बहुत कमाल है। और कैसे कास्टिंग हुई उनकी? देखिए क्या था कि गदर 1 के टाइम पे हम कास्टिंग कर रहे थे नई लड़कियों की। 400-500 लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट लिए। फाइनली उसमें से 10 लड़कियां हमने सेलेक्ट की। उन 10 में से एक अमीषा जी थी। तो अमीषा जी का चेहरा बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही अच्छा था, जैसा हमको लगता था अमीषा जी का चेहरा। तो हमने क्या किया, लेकिन नई थी, बोस्टन से पढ़ के आई थी। परफॉर्मेंस अभी एक इनोसेंट जो अभी नया नया आता है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, अभी उनकी एक कहूँ ना प्यार भी उनकी फाइनल हुई थी, ये सब हो रहा था। तो मैंने नितिन केनी साहब थे उस वक्त, मैंने उनको कहा कि लड़की बहुत अच्छी है लेकिन मुझे इनके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो शी वॉज सो प्रोफेशनल कि 6 महीने तक उन्होंने क्या बोलते हैं, हफ्ते में 5 दिन मेरे घर आती थी और हम लोग स्क्रिप्ट पे काम करते थे और पूरी तरह से वो सकीना बन गई। क्या बात? तो डेफिनेटली वो सकीना तो उसके अंदर भरी हुई है। मुझे याद नहीं है सीन, मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, उनको एक एक लम्हा याद है, पिछली गदर का भी और इस गदर का भी। क्या बात है। अमरीश पुरी साहब उस फिल्म में बहुत बड़ा किरदार, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग, आपको लगता है कि उनकी कमी खलेगी और जो नए आर्टिस्ट आए हैं वो उसकी भरपाई कर पाएंगे? देखिए अमरीश जी की भरपाई तो संसार में कोई नहीं कर सकता। अमरीश पुरी को तो मैं नहीं, पूरा विश्व मिस करता है। उनकी वॉइस, उनका कद, उनकी काठी, उनका अंदाज़, उनका व्यक्तित्व, उनका अच्छापन, कितनी सारी चीज़ें हैं उनमें, वो तो इम्पॉसिबल है। इतने ज़मीन के व्यक्ति, इतने बड़े स्टार, मैं क्या बताऊं। अमरीश जी तो मतलब कितने लुत्फ़ का मौसम होता था उनके साथ शूट करना। और चाइल्ड उत्कर्ष जब बच्चा था और अमरीश जी के बीच में तो ऐसा रिलेशनशिप था कि बस पूछो मत, पूरा टाइम इन दोनों का टाइम पास ही करते रहते। उससे रिडल पूछता रहता था, वो बेचारे इतने इनोसेंट होते थे, रिडल बता नहीं पाते थे और बड़ा बहुत हंसते मजाक, बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अमरीश जी के साथ काम करना मतलब आनंद के सरोवर में डूबना है। इतना शरीफ, इतना अच्छा इंसान, उनकी कमी तो नहीं पूरा कर सकता। लेकिन जो अब दूसरा किरदार आया है वो मनीष वाधवा जी है, एक्टर है, नए एक्टर है। उन्होंने कुछ चाणक्य वगैरह किया हुआ है टेलीविज़न पे, साउथ में भी काम किया हुआ है। वो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है और उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत कमाल का काम किया है और ये एक ट्रिब्यूट है अमरीश जी के लिए। और उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, ये निश्चित है। तो गदर 2 में ज़्यादा ड्रामा होने वाला है, ज़्यादा एक्शन होने वाला है या ज़्यादा रोमांस होने वाला है? गदर 2 के अंदर एक्शन भी है, रोमांस भी है, सब कुछ है, संपूर्ण कहानी है। गदर 2 जो है अपने आप में एक संपूर्ण कहानी है कि तारा किरदार के जीवन में फिर से एक जलजला आता है, फिर से अच्छे खासे इनके जीवन में फिर से कुछ एक तूफ़ान जैसा कुछ आता है। बस उस तूफ़ान में ये नैया को अपनी कैसे पार लगाते हैं, यही कथा है। म्यूज़िक के बारे में कहा जाता है कि गदर जो आई थी पहली, उसमें और इसमें बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी, तो म्यूज़िक की जहाँ तक बात है
कि हम इस पिक्चर में उड़जा काले कामा और मैं निकला गाड़ी लेके दोनों गाने तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और मिथुन ने और कादरी साहब ने अपने 2 गाने उनके बैलेंस गाने मिथुन साहब ने लिखे हैं और मिथुन साहब ने कंपोज किए हैं गाने और बहुत ही अच्छे गाने हैं। अरिजीत ने भी गाए हैं और भी काफ़ी लोगों ने गाए हैं गाने और बहुत ही अच्छे गाने हैं। एक झूम झूम करके गाना है वो बहुत ही अच्छा है। उत्कर्ष और पिक्चराइजेशन है। एक गाना है दिस ईद पे एक गाना है, बहुत अच्छा गाना बना है, सिमरत और उत्कर्ष के ऊपर है। और सनी सर के ऊपर एक गाना है खैरियत से रहना, बहुत ही है अच्छा, बहुत ही टचिंग। उसने पंजाबी सूरा सूरी भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो मिथुन ने म्यूज़िक बहुत ही अच्छा बनाया है। मिथुन के लिए बड़े चैलेंज की भी बात थी कि गदर 1 का म्यूज़िक इतना बड़ा था। जब मैंने मिथुन को साइन किया तो मिथुन का यही था कि आपने मुझे बहुत एक्साइटेड हुए और बोले सर आपने मुझे पहले दिन ही एक जगह एक पेडिस्टल पे बिठा दिया है कि गदर 1 का आगे का म्यूज़िक गदर 2 में मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप नर्वस हो? बोले नर्वस नहीं हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि चलो कहीं ना कहीं मैं उन गानों को फिर से रिक्रिएट करूँगा जो मेरे बहुत फेवरेट गाने हैं। मैं निकला गाड़ी लेके और उड़जा काले कावा, तो मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े गाने तो कभी आए नहीं। तो उन गानों को जब मैं रिक्रिएट करूँगा तो मुझे लगेगा कि मैंने जीवन का सबसे सुंदर सबसे अच्छा काम किया। और उसने इतने कमाल रिक्रिएट किए दोनों गाने, उड़जा और मैं निकला। और उसके बाद उसने जो बैलेंस अपने सॉन्ग्स बनाए, झूम झूम, ईद का गाना, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, बहुत ही अच्छा गाने दोनों बनाए हैं। 20 साल 2 दशक के बाद जब गदर 2 आई, लेकिन 2 दशकों में तो आपकी जान खा गए होंगे लोग ये बोल के कि यार कुछ बनाओ, पार्ट 2 क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। तो हाउ वाज द रिएक्शन, क्या था लोगों का रिएक्शन, क्या बोलना चाह रहे थे आपको और आपने क्या क्या चीज़ सुनी? ऐसा है कि जहाँ जाता था, क्योंकि पार्ट 2 काफ़ी हिट हो रहे थे, बाहुबली का पार्ट 2 काफ़ी हिट हो गया, पार्ट 2 और भी बहुत सारे पार्ट 2 बहुत हिट हुए। तो मेरे को लोग बोलते थे अनिल जी इतनी पिक्चरों के पार्ट 2 हिट हो रहे हैं, गदर का पार्ट 2 आएगा तो बवाल कर देगा, पब्लिक क्रेज़ है। मैंने कहा आज के सामने 20 साल बोले पब्लिक पागल हुई पड़ी है। और मैं जहाँ जाता था, जब भी जाता था, फिल्म कोई भी बनाता था, उस फिल्म में एक पत्रकार का एक सवाल और लोगों का एक सवाल ज़रूर रहता, सर गदर 2 कब आ रही है। तो मैं सोचता था, फिर मैं सोचता था कहानी, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता, जिस दिन मुझे बॉम्ब मिल गया फोड़ने के लिए मैं लाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लाऊंगा। और मुझे ये मालूम था कि गदर 2 जब भी अनाउंस करूंगा, बिग बिजनेस प्रपोजिशन है, 1 मिनट में पिक्चर बिक जाएगी और 1 मिनट में प्रोड्यूसर आ जाएगा, फंड आ जाएगा, स्टूडियो आ जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ गदर 2 के नाम को यूज़ नहीं करना था, मुझे गदर 2 जैसी पिक्चर बनानी थी। क्योंकि गदर 2 मेरी फिल्म नहीं है, गदर 2 पूरे भारत की फिल्म है। गदर अपने आप में एक इमोशन है जो पूरे देश का इमोशन है। उस इमोशन को मुझे लोगों को वापस देना, उस इमोशन को जस्टिफाई करना है मुझे। तो जब तक कहानी नहीं आएगी तो मैं नहीं बनाऊंगा, और जब कहानी आ गई तो मैंने आपको किस्सा सुनाई दिया। सबसे बड़ी चुनौती क्या रही जब पहली करने के बाद जब दूसरी कर रहे थे, तो रात को जब सपने में बहुत सारी चीज़ें जब कहते ना सोनी। देखो मुझे कोई चुनौती फुनौती होती नहीं है, मैं कोई अजब टाइप का बंदा हूँ। मैंने एक बार कहानी मैंने ओके कर दी, कहानी मेरे को समझ आ गई तो फिर समझ आ गई, फिर मैं वो बना रहा हूँ। फिर मेरे मन में एक दिन भी आज तक भी एक प्रेशर नहीं आया। लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी फिल्म देखेंगे लोग गदर 1 से कंपेयर करेंगे, गदर ऐसी थी, गदर 2 ऐसी है, गदर से हर फ्रेम कंपेयर करें। मैंने कहा करे, वो उनका काम है भाई। मेरे को गदर 2 की कथा अच्छी लगी, मैंने बना दी। मैं अगर यही सोचता रहूँगा उसमें ऐसा सीन था, इसमें ऐसा सीन, वैसा सीन यहाँ कैसे डालूँ, तो वो कभी नहीं बनेगी। गदर 2 की जो कथा है उस कथा को लेके चल रहा हूँ और आनंद में हूँ, मौज में हूँ, मज़े आ रहे हैं। जिस तरह से उस समय थिएटर में भारत माता की जय के नारे लगते थे, पाकिस्तान के ऊपर फिल्म थी, भारत के ऊपर फिल्म थी, इस बार भी वही माहौल होने वाला है? अभी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दफ़े भारत माता की जय के नारे लगेंगे, क्योंकि करेक्टर ऐसे, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तारा सिंह का किरदार ऐसा है। तारा सिंह एक दफ़े जब पाकिस्तान की धरती पे कदम रखेगा तो ऑडियंस का एक अलग ही एड्रिनल लेवल हो जाएगा, वो होना ही है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तारा सिंह इज़ अ सुपरमैन। तारा सिंह एक
एक बहुत बड़ा स्टार, बहुत बड़ा हीरो है, ऑडियंस के मन में घुसा हुआ है, रमा हुआ है, बसा हुआ है। और वो तारा सिंह के साथ वो ऑडियंस चल रही है, उसको मालूम है तारा सिंह फोड़ देगा सबको, उखाड़ देगा सबको। वो तारा सिंह लोगों के ब्लड में है, वो तारा सिंह को देखना चाहते हैं। तो इस बार जो उखड़ेगा वो आपको 11 अगस्त को थिएटर में दिखेगा, और आप सबको दिखेगा 11 अगस्त को थिएटर में कि इस वक्त सनी देओल साहब क्या उखड़ रहा है, नहीं उखड़ रहा है, उखड़ रहा है तो क्या उखड़ रहा है, एंड होपफुली आपको लुत्फ आएगा। तो वो नेचुरल गुस्सा आया था आपको, क्या हुआ क्या था? जी, जब आपके सामने अमरीश जी और साइड में सनी सर हैं, तो कहीं ना कहीं व्हेन यू आर 4 ईयर ओल्ड 5 ईयर ओल्ड किड, तो उनसे आप इंस्पायर तो होते ही हैं। अब वो सब बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं, एक दूसरे को खुन्नस में देख रहे हैं, तो आप उनसे ही सीख के आप इमिटेट कर लेते हो एज अ किड। सो समहाउ, एंड उस टाइम क्या था कि कोई ग्रीन स्क्रीन्स नहीं होते थे, कोई ये सब ज़्यादा सीजी वर्क तो था नहीं, तो सब रियल होता था। तो फीलिंग आप में एक्चुअली आ जाती थी, जो भी आपके साथ गुजर रहा है। असली गर्मी में आप शूटिंग कर रहे हो, असली कोयला जल रहा है आपके सामने। सही बात है। तो याद है कुछ, क्या क्या चीज़ें याद आती हैं? जैसे क्योंकि 4-5 साल के बच्चे को कुछ याद तो होता नहीं है। नहीं, एक्चुअली अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं तो वो जो इंसिडेंट्स हैं वो मेरे को बहुत क्लियरली याद हैं। अच्छा। क्योंकि इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रॉमा। जब आप बस बॉम्बे में रहते हैं और आप फिर अचानक एक सेट पे जा रहे हैं जहाँ पे 1940 के 1950 के कपड़े पहने हुए लोग, घोड़े हैं, हाथी हैं, दुनिया भर के डांसर्स हैं। आपके लिए एज अ किड आप एक मैजिक वर्ल्ड में चले गए हो, एंड आप पे वो कॉस्ट्यूम डाल दिया जाता है, पग पहना दी जाती है, आपने कभी वो किया ही नहीं है। तो इट्स लाइक जैसे एज किड्स हम लोग राजा रंग खेलते हैं या कोई भी ऐसे खेल खेलते हैं, चोर डाकू खेलते हैं, तो वो रियल में आप कर रहे हो समहाउ। एंड मुझे तो हर चीज़ याद है। पहला दिन ही बहुत अच्छे से याद है, जहाँ पे अमीषा जी को गले लगाना था मुझे दौड़ के आके, एंड अमीषा जी घर पे आके अपने सीन्स और डायलॉग्स का रिहर्सल करती थी, तो उनसे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, तो मेरे लिए बहुत नेचुरल था उनको गले लगा के। पर सेट पे जब अनिल शर्मा आपके डैड ने बोला होगा कि अच्छा तुमको ये करना है, तो एग्जैक्टली कुछ याद है? पहला शॉट याद है सेट पे जो बोला था? हाँ, यही पहला शॉट था कि वहाँ से अमीषा जी आएंगी, तुम्हें दौड़ के जाके उनको गले लगाना है, वो शी इज़ प्लेइंग योर मदर, बस इतना बोला था। तो जैसे शायद मैं अपने मदर के साथ करता वैसे ही मैंने कुछ कर दिया, एंड वो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। बट सेट पे ऑब्वियसली पापा डायरेक्टर रहते हैं, चाबुक उनके ही हाथ में रहती है। ज़्यादा ही डायरेक्टर रहते हैं, ये गलत है, तो अत्याचार है तो। हाँ। तुम बोलते नहीं कभी कुछ ज़्यादा? मम्मी लड़ती नहीं उनसे? नहीं ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हो आप? नहीं, मैंने उनसे एक ही चीज़ सीखी है कि आपको आपके काम के लिए बहुत पैशनेट होना पड़ता है, एंड वो जो अपने वर्क का वर्शिप करते हैं, मैं उसी टाइम से एक्चुअली बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे कि अपने वर्क को भी मैं उसी तरह वर्शिप करूँ। पर 20 साल हो गए जी। 4-5 साल का बच्चा जब इतना बड़ा हो गया, तो 20 साल में क्या रिएक्शन मिला, लोगों ने आपके बारे में क्या बोला, आपकी क्या ग्रोथ हुई, ये सब जानना चाहता हूँ। 20 साल जी, मैं तो एक्चुअली बताता नहीं था किसी को कि अच्छा, नहीं था वो? मैं जीते था। वैसे भी पग थी और थोड़ा गेटअप था वैसे, तो इमीडिएटली लोग नहीं बता पाते थे, बट जब समहाउ फेस पे रिजेम्बलेंस देखते थे तो बोल देते थे। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी बोलता था जिनको पता था कि किसी को नहीं बताना है वरना मैं दोस्ती तोड़ दूंगा। अच्छा, क्यों ऐसे पता नहीं, मुझे हमेशा था कि अनवांटेड अटेंशन से मुझे हमेशा परहेज़ रहा है, तो आई थिंक और मैं अपने लाइफ में हमेशा ऑनेस्टी ढूंढता हूँ, तो कि कोई इस बात से दोस्त ना बनना चाहे कि भाई फिल्मी बैकग्राउंड है, ये है वो है, तो मैं हमेशा रियलिटी को चेस करता हूँ अपनी लाइफ। तो पहले तो शुरू में आपने बताया नहीं, लोग बताया नहीं, फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे तो पता लग ही जाता है, एंड फिर मेरा इंटरेस्ट भी फिल्म में हो गया। तो स्कूल में नाटक करना, फिल्में बनाना, उन सब में कहीं ना कहीं दोस्त थोड़ा मजाक भी करते थे, ये भी करते थे, तो इट वाज ओके व्हाटएवर। फिल्म्स में एक बार इंटरेस्ट आया फिर तो वो आपका लाइफ लॉन्ग। आप गुड लुकिंग हो, डांस बहुत कमाल करते हो, माशाल्लाह, हेल्थ हाइट कमाल की है। फिल्म इंडस्ट्री में अभी कुछ समय पहले देखा था धूल में शूट करना, जी।
मैं लखनऊ भी गया था, आपकी आंखों में देखा। जी जी जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा रिलैक्स जिंदगी होनी चाहिए यार? बाप इतना बड़ा डायरेक्टर है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो हर वो दिन जहाँ पे मैं सेट पे नहीं हूँ, सेट मेरे लिए एक स्टेडियम की तरह है। तो मुझे घर पे इतनी एनर्जी नहीं महसूस होती, मुझे ऑफिस में इतनी एनर्जी महसूस नहीं होती जितना मुझे सेट पे महसूस होती है। मुझे लगता है जब मैं कैमरा के सामने आता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। तो धूल, पानी, ये सब तो वट एवर वो तो और लाओ, ब्रिंग इट ऑन। अच्छा क्या बात है। तो 20 साल में जब उस समय काम कर रहे थे, आपको तो ज़्यादा मालूम नहीं था, पापा बोल दिए ये कर दो तो वो कर दिया, ये कर दिया। जी। लेकिन इस बार क्या तैयारी की आपने गदर 2 के लिए? इस बार भी बेसिकली यही है कि वो डायरेक्टर है, वो जो कह रहे हैं वो सुनो। अच्छा वो सुनो। बट वैसे प्रोफेशनली बात करूँ तो वो जो कैरेक्टर है जीते का, वो उसको देख के कई जनरेशन, जो मेरी जनरेशन थी उस ज़माने में, जो बच्चे थे और जिन्होंने बाद में टीवी पे भी बहुत देखी है फिल्म, वो उस कैरेक्टर को पहचानते हैं, उसके कुछ क्वर्क्स पहचानते हैं कि वो थोड़ा गुस्सैल था, थोड़ा स्टबर्न था, बहुत क्यूट भी था, बहुत प्यारा भी था, अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकता था। तो वो उसका कोर है, वो कोर इसके अडल्टहुड में भी कैरी ऑन होना चाहिए कहीं ना कहीं, कि थोड़ा ज़िद्दी है बट एक थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आ रही है उसमें, क्योंकि अब वो 20 साल बाद बड़ा हो गया है। एंड इस फिल्म में तो वो अपने आप को एक ऐसे स्टेज पे पाता है वेयर ही इज़ समवेयर गोइंग टू कॉलेज एंड यू नो ही इज़ अबाउट टू ग्रो अप बट ही डजंट वांट टू ग्रो अप। सो बहुत इंटरेस्टिंग डायमेंशन है इस बार इसके लिए। तो पर्सनल लाइफ में और इस जीते करेक्टर में कितना समानता है आप दोनों में? पर्सनल लाइफ में ऑब्वियसली जो इसका प्यार है इस कैरेक्टर का अपने माता और पिता के लिए, अपने देश के लिए, तो वो तो इंस्टेंट कनेक्शन है मेरे लिए। एंड बाकी ऑब्वियसली डिफरेंट ये है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा स्टबर्न है मैं शायद रियल लाइफ में उतना स्टबर्न नहीं हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सीखना पड़ा अपनी बहन को देख के। अच्छा। सीखा मैंने, वो बहुत स्टबर्न है। अच्छा बहुत समय। हाँ, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनरिज्म्स मैंने लिए कि भाई क्या लिया? क्या वो जैसे गुस्से में जैसे रूठ जाती है, अच्छा वो चीज़ें। एंड जैसे गुस्सा उसका वे होता है आपसे अपना काम निकलवाने का। आप विदेश में रहे हैं और आपने स्टडी की है, एक्टिंग की, फिल्म मेकिंग की स्टडी की आपने। जी 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 जी। वो कितना आपने यूज़ किया है इस गदर 2 में? वो तो आपको यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि वो आप ना भी चाहें तो आपको दिख जाता है। सेट पे आपको कभी भी कोई एक्स्ट्रा हैंड बनना पड़ता है, किसी को भी आपको कुछ दिख रहा है जो दूसरों को नहीं दिख रहा है, आप बता देते हैं कि ऐसा कर लीजिए, थोड़ा ऐसा कर लीजिए। या सीन के विदिन भी जब हम प्री प्रोडक्शन स्टेज पे होते हैं, राइटिंग कर रहे होते हैं, तो उनमें भी कुछ डायलॉग्स, इम्प्रोवाइजेशंस, चीज़ें छोटी मोटी वो सब तो करते हैं, वो स्टैंडर्ड है। वो तो उसका टीचिंग और प्रैक्टिकल में वैसे फ़र्क बहुत होता है, बहुत होता है। एंड क्योंकि टीचिंग में आपको एक आइडियल सिनेरियो दिया जाता है कि आपके पास ये सब होगा, आपके पास तो फिल्म में, रियलिटी में कई बार डायलॉग्स जस्ट अभी आपके पास आए एंड आपका जो आगे पीछे का जो पूरा सीन था वो पूरा हिल जाता है एज अ कैरेक्टर। तो आप वो भी कैसे इनकॉर्पोरेट करें, जो अभी लिखा नहीं गया है उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें, वो सब चीज़ें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड वो मैं सीख रहा हूँ। तो जीते का कैरेक्टर रोमांटिक है, ड्रामा इसमें ज़्यादा है आपका, या तो फाइट ज़्यादा कर रहे हैं आप? जी, जीते का कैरेक्टर सब कुछ है। जैसे उनके फादर हैं वैसा ही जीते भी है। कहीं ना कहीं बेटा कितना भी दूर जाए अपने बाप से अलग नहीं हो सकता। सही बात है। An apple doesn't fall far from its tree, right? So he's an embodiment of the father only. He's like a younger version of his father. And innocent है, गुस्सैल है, रोमांटिक भी है जहाँ उसको होना पड़ता है, थोड़ा कमेलियन टाइप का। वो जो बनना चाहे अभी बन सकता है, एज के वो उस कगार पे है कि वो कुछ भी बन सकता है। इस फिल्म की म्यूजिक के बारे में चारों तरफ चर्चा बहुत है और मैंने 2-3 गाने सुने भी हैं जी। स्टूडियो में जब रिकॉर्ड हो रहे थे, मिथुन शर्मा ने बनाए हैं जी। तो क्या आप बोलेंगे म्यूजिक के बारे में? म्यूज़िक देखिए, गदर 1 का म्यूज़िक जो था वो लेजेंडरी म्यूज़िक है एंड वो जनरेशन दर जनरेशन चलने वाला म्यूज़िक है, तो उसके साथ compete करना ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो हमारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि किस म्यूज़िक डायरेक्टर को अप्रोच करें। तो मिथुन सर का जो नाम था वो यूनानिमस था, क्योंकि उन्होंने इतने हिट एल्बम्स दिए हैं, सिर्फ हिट गाने नहीं, एल्बम पे एल्बम हिट दिए हैं। तो
उनको जब अप्रोच किया गया, उन्होंने जिस दिल से काम किया है, जो म्यूज़िक बनाया है, वो एक्सेप्शनल है। और सईद कादरी जी ने जो उसमें लिरिक्स दिए हैं वो भी बहुत एक्सेप्शनल है। तो आपको पता ही है कि 2 गाने तो रिप्राइज़ हैं। एक पहला तो उर्जा काले कावा, एंड वो तो उतना ही मधुर है जितना आनंद बख्शी जी लिख के गए थे, अनुत्तम जी ने जो कंपोज़ किया था। एंड मैं निकला गड्डी लेके का भी रिप्राइज़ है। अच्छा, हाँ, तो इस बार तो मतलब और 4 चांद लग जाएंगे उस गाने पे, बिकॉज़ इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जो अरेंजमेंट किया गया उस गाने का। और फिर फिल्म में और 3 गाने हैं। एक खैरियत करके है जो बहुत ही इमोशनल फैमिली टाइप गाना है, एंड एक दिल झूम झूम है विच इज़ अनदर रोमांटिक सोलफुल ट्रैक, एंड एक कवाली है जो जिसका नाम है चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, जो नीति मोहन जी ने गाया है। एंड इट इज़ समथिंग लेजेंडरी। जो उसकी फिल्म मेकिंग हुई है, जो शबीना मैम ने कोरियोग्राफ किया है, इट वाज टिल नाउ इट इज़ द बेस्ट सॉन्ग दैट आई हैव शॉट। आपका फेवरेट कौन सा? मेरा फेवरेट, देखिए इंडिविजुअली लेवल में जब आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है चूज़ करना कि 5 में से कौन सा है, फिर भी दिल झूम झूम नए गाने में। तो जो ये सेकंड फिल्म बनी है और जी। गदर 2 की बात चल रही है, इसमें सबसे मुश्किल वाला सीन कौन सा था आपके हिसाब से? सबसे मुश्किल सीन आई फील क्लाइमैक्स था इस फिल्म का। जो स्केल पे क्लाइमैक्स शूट किया गया, जिस स्केल पे प्रोडक्शन ने चीज़ें अरेंज की, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। हालांकि पापा की काफ़ी फिल्में मैंने बिहाइंड द कैमरा देखी हैं और हर एक में बहुत तामझाम और चीज़ें देखी हैं, बट इसमें जो था आई थिंक इट इज़ बियॉन्ड। इवन गदर 1 में हमारा इतना तामझाम नहीं था जो इस फिल्म में किया है। सच्ची में सीक्वल जो होता है ना, सीक्वल में डबल धमाका है जो क्लाइमैक्स है। उसमें इतने दुनिया भर के टैंक चलाए हैं, इतनी ब्लास्टिंग, इतना ओवर 15 डेज 16 डेज क्लाइमैक्स शूट हुआ है, चेस सीक्वेंस जो है। तो इट इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड उसका प्लस जो VFX हो रहा है एंड जिस तरीके से VFX की टीम्स लगी हुई हैं, इट इज़ अमेजिंग। रवि सर ने एक्शन किया है, तो वो वाला सीक्वेंस आई थिंक इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो किसको नंबर दोगे तुम सबसे ज़्यादा इस फिल्म में? ड्रामा को, एक्शन को, या सॉन्ग को, या इमोशन को? इमोशन ही इस फिल्म का कोर है। एंड इमोशन होता है तो एक्शन भी अच्छा लगता है, डांस भी अच्छा लगता है, रोमांस भी अच्छा लगता है। अगर इमोशन नहीं है फिर तो क्या है। अगर फर्स्ट की बात करूँ तो सबसे बेस्ट सीन कौन सा था? गदर 1 में सर बेस्ट सीन तो सारे ही थे। आई थिंक जो एकदम फर्स्ट सीन किया था, जहाँ पे तारा सिंह अपने बच्चे को लेके दरमियान के साथ अपनी वाइफ को लेने आते हैं उर्जा काले कावा गाते हुए, और अमरीश जी सामने खड़े हो जाते हैं, वो आई थिंक फेवरेट सीन मेरा था। हाँ। अगर गदर 1 नहीं होती आपकी ज़िंदगी जी तो अभी क्या अंतर होता आपकी ज़िंदगी में? जी, ज़िंदगी में अंतर ये होता कि एक्टिंग का एक्सपोजर नहीं मिलता एज अ किड, एंड क्योंकि मॉम एंड डैड बनाना नहीं चाहते थे एक्टर। अच्छा, जी। क्यों? स्पेशली एज अ किड तो एकदम नहीं, क्योंकि बहुत सारे टैबूज़ होते हैं एज अ किड कि आपके ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, आपकी मेंटालिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो आई थिंक प्रिकॉशियस थे थोड़े उसको लेके। एंड अगर नहीं होती तो बस यही होता कि एक फिल्म कम होती मेरे लाइफ में एक एपिक फिल्म कम होती लाइफ में, और शायद गदर 2 भी नहीं होती, एक सेकंड फिल्म। बट एक्टिंग तो होती, एक्टिंग रिगार्डलेस होती। मुस्कान की केमिस्ट्री जी की बहुत चर्चा है चारों तरफ, जी। पोस्टर्स देखे मैंने, जी है ना, और उस एक्ट्रेस को देखा, उसके बारे में केमिस्ट्री बारे में कुछ बताइए। तो मुस्कान सिमरत प्ले कर रही हैं, एंड उनकी बेस्ट बात मुझे ये लगी कि वो बहुत स्पॉन्टेनियस एक्ट्रेस हैं। एंड जब इत्तेफाक की बात है कि जब उनका ऑडिशन हो रहा था, हालांकि मैंने और किसी का ऑडिशन नहीं देखा इस बार, एंड जब उनका ऑडिशन हो रहा था तो समहाउ ऐसा डेस्टिनी बनी उसके लिए भी, क्योंकि मोर देन 500 लड़कियों को
ऑडिशन किया गया इस फिल्म के लिए। ऐसी डेस्टिनी बनी कि कोई था नहीं उनका ऑडिशन लेने के लिए, तो मुझे ही जाना पड़ा। उनको नहीं पता था कि मैं एक्चुअली एक्टिंग कर रहा हूँ इस फिल्म में। शी हैड नो आइडिया कि मैं कौन हूँ, क्या नहीं। हाँ, कुछ हूँ, समथिंग हूँ। फिर बाद में जब उनके साथ वो सीन किया तब उनको पता लगा, अच्छा मैं वही हूँ। तो मैंने ही उनका स्क्रीन टेस्ट लिया और फिर जब दिया तो मुझे भी लगा एज अ परफॉर्मर ही आप समझ जाते हैं, आपको कैमरा की ज़रूरत नहीं। आप समझ जाते हैं कि दूसरा आप रिएक्शन दे रहे हो, दूसरा आपको करेक्ट एक्शन दे रहा है, तो आप उससे समझ जाते हो कि बंदे को काम तो आता है। एंड फिर उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस रोल पे, उर्दू वगैरह ये सब डांस वांस में बहुत मेहनत की है। एंड उनके साथ ट्यूनिंग बड़ी अच्छी हुई। हम बैडमिंटन खेलने जाया करते थे कि भाई एक दूसरे को जाने। एंड अनफॉर्चुनेट सी बात है कि मैं बहुत बार हारा उनसे। तो स्पोर्ट्स प्लेयर है क्या? हाँ, वो एथलीट कुछ रह चुकी है। तो बहुत अच्छा था उनके साथ काम कर। ये पूरे सीक्वेंस में मैंने सुना कि एक जगह आपके पैर टूट गए थे, क्या हुआ था? एक्चुअली एक जगह नहीं, 2 जगह टूटे थे। ओके, क्या हुआ? तो मैं निकला गड्डी लेके का गाना शूट कर रहे थे हम। एंड उसकी रिहर्सल करीब 1 महीना चली थी मेरी। एंड बहुत रिगरस, उसके कई दिन पहले तक भी हम करते गए। तो गाने के स्टार्ट में एक्चुअली हम एक स्टंट फिल्म कर रहे थे। ओके। एंड 4 बज गए थे रात में, 2 डिग्री का टेम्परेचर था, पालमपुर में शूट कर रहे थे। तो बाइक के ऊपर से जंप करते हुए लैंड करना था, फ्लिप करते हुए। तो स्टंटमैन से भी नहीं हो रहा था। एंड टीनू सर क्योंकि मेरे गुरु रह चुके हैं, तो मैंने कहा मैं करके दिखाता हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही जोश में आ गया। अब वो जब करने गया तो कुछ मिस कोऑर्डिनेशन हो गया, केबल पे भी था तो मिस कोऑर्डिनेशन हो गया। तो सीधा ढाएँ करके सीधा पाँव पे स्ट्रेट लेग पे विदाउट बेंड करके लैंड हुआ, सीधा एंकल वो हो गया। तो नेक्स्ट डे तो व्हीलचेयर पे हॉस्पिटल गए हम। एंड डॉक्टर ने बेसिकली बोल दिया कि आपको बॉम्बे वापस जाना पड़ेगा, आप गाना शूट नहीं कर सकते। अब इतनी रिहर्सल, इतने करीब 100-200 डांसर आए हुए, इतना बड़ा सेट लगा हुआ, इतनी सारी चीज़ें स्टेक पे, तो उसके बावजूद पता नहीं ये एज एन एक्टर ही आप में शक्ति आती है जब आप सेट पे होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था आपसे कि आप कुछ भी कर सकते हो उस रोल के लिए, उस किरदार के लिए, और आप उसको जस्टिस करना चाहते हो कहीं ना कहीं। तो इट वाज दैट instant energy and that instant determination that I said that doesn't matter, we will still do it. And शबीना जी, शर्जिल भाई, इन सब ने थोड़े स्टेप्स चेंज किए, एक टांग पे स्टेप करवा दिए। अच्छा। तो दूसरी टांग पे मैंने, अगर आप गाना देखेंगे तो ज़्यादातर एक लेग पे किया है। तो वो सब मॉडिफाई करके हमने पूरा गाना उसमें एकदम बहुत ब्यूटीफुल तरीके से शूट कर लिया। फिर दूसरी बार एक एक्शन कर रहे थे, उस बार भी टूटा मैंने, पर इस बार किसी को बताया नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सब ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। फिर ये होता है कि अरे कुछ ये करते हैं। मैंने बताया नहीं, आइस लगाया सीधा, किसी को चुपचाप वो पूरा एक्शन भी कर लिया। अच्छा। सो इट वाज। तो ये जो एक्शन की बात कर रहे हैं फिल्म में कब आएगा? ये सेकंड हाफ में आता है। सेकंड हाफ में पाको चेस सीक्वेंस है, उसके दौरान आता है। तो वो भी बड़ा तगड़ा एक्शन है जहाँ उछल कूद बहुत सारी थी। तो कई चीज़ें नहीं बतानी पड़ती क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्टर और बाकी सब जो हैं वो आगे की भी शूटिंग का भी सोचते हैं कि कुछ अभी अगर हो गया तो आगे की शूटिंग में इफेक्ट आ जाएगा। गाने शूट जब हुए तो मुझे अच्छे से याद है कि आपने स्वेटर पहन रखा था और अभी गर्मी बहुत थी, क्या था एग्जैक्टली वो? जी, जब झूम झूम गाना कर रहे थे तो लखनऊ में शूट कर रहे हैं एंड अप्रैल का महीना है, तो 40-50 डिग्री तो टेम्परेचर ऐसे ही यूं ही मज़े में चला जाता है। तो ऊपर से कॉस्ट्यूम हम मंथ दिखा रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, एंड नॉर्थ साइड, तो वैसे ही आपको स्वेटर वेटर पहनने पड़ेंगे, स्वेटर जैकेट, उस पर 3-3, 4-4 लेयर पहना दी गई उस पर, एंड उसमें डांस करना है, पसीना ना आए, ना है वो ना है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था सब डांसर्स के लिए भी, मेरे लिए भी, कि फटाफट किया जाए। एंड दैट वाज एन इंटरेस्टिंग शूट क्योंकि आपको दिखाना है फील विंटर का और आप एकदम लिटरली तप रहे हो अंदर से। जब मैं जाता था डांस करके तो ऐसे पसीना निचुड़ता था उस कपड़े में से। तो बट आई थिंक दैट इज़ द फन ऑफ शूटिंग इज़ नॉट कि आप आओ कैमरा के सामने हा ही हू करके चले जाओ। शूटिंग इज़ लाइक बीइंग ऑन एन एडवेंचर।
आपको पता नहीं आपको क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, और आपको पूरी जर्नी एंजॉय करनी है बस।